काफी कठिन रहा होगा बंगाल में प्रचार करना। आप मेरे ख्याल से 2-3 महीना बंगाल रहे, पूरे प्रवास पर रहे, तो क्या क्या चुनौतियां आपको झेलनी पड़ी वहां पर? कई कार्यकर्ताओं ने तो अपनी बलिदानी भी दी है, जैसे कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो बंगाल में, तो देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनके जो विधायक और सांसद हैं उनको भी समझ में आने लगता है धीरे धीरे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो शिक्षा मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं पूछता हूँ क्यों उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या कारण उनको इस्तीफा देने का? क्या उन्होंने पेपर चोरी करवाया? वह एक व्यक्ति को, चंपत राय को मंदिर संभालने को दिया गया, मंदिर के ट्रस्टी में उनका नाम है, वो ट्रस्टी हैं, वो चला रहे हैं ट्रस्ट को, इसमें सरकार का कोई भी हाथ नहीं है। पहले तो देखिए उनके जो भी सांसद, विधायक और नेतागण है वो भी अपनी जिद पे रहते हैं। जब 500 वर्षों तक आपने इंतजार कर लिया राम मंदिर के बनने का, तो थोड़ा वक्त और इंतजार कर लें। ये सारे झूठ और सारी चोरी खुल के एक एक चीज सामने आएगी। दीमक की तरह कांग्रेस ने देश को खाया हुआ था और हमें पता ही नहीं चल रहा था। यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ हर धर्म हर जाति के लोग जो भी यहाँ पे निवास करते हैं सबका देश है। 72 हुरों से मिलाने का काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भरपूर करते हैं और अच्छे से करते हैं। परिवारवादी में इनके तो परिवार के ही आधे से ज्यादा लोग सांसद, विधायक, मंत्री पाए जाते हैं। आज भावांजलि में स्वागत है एक ऐसे व्यक्तित्व का जिन्होंने राजनीति, व्यवसाय और समाज सेवा तीनों जगह अपनी पहचान बना रखी है। वो कभी भी किसी की भी मदद करने में पीछे नहीं हटते। फिर वो एक 4 साल की बच्ची, दिहाड़ी मजदूर की बेटी ही क्यों ना हो, जिसने गलती से तेजाब पी लिया था और उनकी आर्थिक स्थिति नहीं थी और ना सामर्थ्य थी इलाज कराने की, तो अपने खर्चे पर रात भर उस बच्ची का इलाज करवाया। और फिर वो एक गाड़ी साफ करने वाले की बेटी ही क्यों ना हो, जिसे पीलिया हो गया था, असमर्थ थे दवाई खरीदने में, तो तुरंत अपनी जेब में जितने पैसे थे सब निकाल कर रख दिए कि इस बेटी का इलाज कराओ और दवाई खरीदो। आज ये जो कुछ भी हैं, जिस भी मुकाम पर बैठे हैं, करोड़ों लोगों की दुआ है उस राधा की, दुआ है उस गाड़ी साफ करने वाले इंसान की, दुआ है उन हजारों लोगों की जो हर वर्ष ठिठुरती ठंड में कंबल पाते हैं, दुआ है उन महिलाओं की जिन्हें जरूरत पड़ने पर सैनिटरी पैड्स मिलते हैं, दुआ है उन तमाम लोगों की जिनको हमेशा मुसीबत में एक नाम याद आता है, राजेश गुप्ता। तो आइए पुनः स्वागत करते हैं भाजपा के राष्ट्रीय सह प्रभारी ओबीसी मोर्चा आदरणीय श्री राजेश गुप्ता जी की। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो बंगाल चुनाव की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपका बहुत अहम रोल रहा बंगाल चुनाव में। सबसे पहली चीज कि खाने में क्या पसंद है? खाने में मैं दूध, दही, पनीर इनका बड़ा शौकीन हूँ। मुझे और झालमुड़ी? बंगाल चुनाव के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब झालमुड़ी खाया तो पूरे देश भर में झालमुड़ी के जो आप कह सकते हैं डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और झालमुड़ी वैसे मुझे बचपन से भी काफी पसंद था। अब पंजाब और उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं तो उम्मीद है लस्सी और आलू पूड़ी भी लस्सी आलू पूड़ी के साथ हम अमृतसरी नान भी खाएंगे और पूरे भारत में अमृतसरी नान को प्रचार करेंगे और उसे प्रचलित भी करेंगे, क्योंकि पंजाब में अब भगवा फिर से लहराएगा और भाजपा की सरकार तो आनी तय है। बिल्कुल सर, और मतलब ये तो जादू है कि एक झालमुड़ी खा के ही आपने पूरी सरकार बना दी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उन चुनौतियों की और बंगाल की स्थिति की, कि कैसी बंगाल में स्थिति रही और क्या क्या चुनौतियां आपको झेलनी पड़ी बंगाल में। और ये निसंदेह बात है कि काफी कठिन रहा होगा बंगाल में प्रचार करना। आप मेरे ख्याल से 2-3 महीना बंगाल रहे, पूरे प्रवास पर रहे, तो क्या क्या चुनौतियां आपको झेलनी पड़ी वहां पे और क्या हालत थी निजी स्तर पे बंगाल की? देखिए, बंगाल की हालत तो किसी से छुपी नहीं थी। बंगाल एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा राज्य था पूरे देश भर में जो कि संस्कृति और सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। वहाँ के कारीगर जो पूरे देश भर में सबसे बड़े हुनर वाले होते थे और अपने देश में अपने ही लोगों को दबा करके, बांग्लादेशी मुसलमानों को, रोहिंग्यों को घुसा करके उन्हें उनके लोकल सिटीजनशिप, उनको नागरिकता दी गई और इस प्रकार से अपने देश के लोगों को ही दरकिनार किया गया। कई वर्षों से का पहले लेफ्ट की सरकार में सब कुछ खत्म हुआ और 15 साल से जो टीएमसी की सरकार में सब कुछ खत्म हुआ। उसके लिए भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने तो अपनी बलिदानी भी दी है। जैसे कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हो बंगाल में, हमने उस प्रकार से महसूस किया जब हमें शीर्ष नेतृत्व के द्वारा वहाँ भेजा गया, पार्टी के द्वारा वहाँ भेजा गया, तो मन में थोड़ा सा तो डर था, लेकिन हमें लगा कि जब देश की आज़ादी में हमारे जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने
अपने प्राणों का बलिदान दिया, तो आज हमारे लिए भी एक मौका है कि हम भी देश के लिए कुछ करें, हमारी पार्टी के लिए कुछ करें और वहाँ पे सुशासन की सरकार लाए। जिस हिसाब से भाजपा पे आरोप लगते रहे और हाल ही में बंगाल को भी देखने को मिला है, जो एक मुख्य आरोप सांसद और विधायक चोरी का लगता रहा है कि जैसे तैसे कोई आदमी सरकार बनाता है, वो करता है और भाजपा जो है तुरंत साल 1.5 साल के भीतर जो है तोड़कर ले जाती है। तो इस आरोप पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? और बंगाल में हाल ही में जो सांसद जो टीएमसी छोड़ के दूसरी तरफ गए हैं, उन पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, देखिए, ये हमारी पार्टी का कोई निर्णय नहीं होता है कि हम किसी को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल कर लें। ऐसा बिल्कुल भी सोचना गलत होगा। यहाँ पे ऐसा होता है कि जब हम सत्ता में आते हैं, क्योंकि हमने मेहनत की, हमने लोगों को आशाएं दी, हमने लोगों के लिए काम किया, अपनी जनता के लिए काम किया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश में बदलाव लाया है 2014 के बाद से, जो 12 साल के स्वर्णिम उनका जो कार्यकाल रहा है 12 साल का, उस दौरान जो भारत की जनता देख रही है, धीरे धीरे जिनका कभी विचार नहीं होता था बदलने को, अब वो बदल रहे हैं। और साथ ही साथ पहले तो देखिए, उनके जो भी सांसद, विधायक और नेतागण हैं वो भी अपनी जिद पे रहते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि भाजपा चारों तरफ जनता उन्हें पसंद कर रही है, सत्ता में वो आते ही जा रहे हैं, सभी तरफ सेवा वही दे रहे हैं, तो धीरे धीरे उनके नेता, उनके सांसद, उनके विधायक स्वतः हमारी पार्टी में शामिल होने आ रहे हैं। इसका हमारी पार्टी के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को आमंत्रित कर रहे हैं, हम कोई विधायक सांसद की चोरी कर रहे हैं, ये बेबुनियाद बातें हैं। ये स्वतः उन्हें भी दिखता है कि जब भारत देश में रहना है तो भारत से प्रेम करो और उसी पार्टी से प्रेम करो जो भारत के बारे में और भारत की जनता के बारे में सोच रहे हैं। विपक्ष में इतना खौफ बैठ गया है कि 4 विधायक सांसद बाथरूम भी चले जाएं तो अगला नेता जो है बाहर कुर्सी डाल के बैठ जाता है कि भाजपा पीछे से निकाल ना ले जाए। हाँ, तो उनकी कूटनीति जो रहती है वो आज न कल तो खुल के सामने आ रही है ना। जो देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनके जो विधायक और सांसद हैं, उनको भी समझ में आने लगता है धीरे धीरे। और जो पार्टी के सर्वे सर्वा है, उन्हें तो डर तो सताएगा ही, क्योंकि उनकी चोरी भी खुल रही है कि हमने जो गलत काम किया है वो वहाँ आज हमारे ही पार्टी के लोग साथ नहीं दे रहे हैं। और भाजपा को घर वॉशिंग मशीन तो कहा ही जाता है, वो तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सही रहेंगे उनके साथ सही होगा, जो गलत रहेंगे उनके साथ गलत रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी में अगर कोई गलत कर रहा हो तो उनके साथ हमारे शीर्ष नेतृत्व कोई फैसला नहीं लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा, भ्रष्टाचार ही अगर कम हो रहा है तो भाजपा की सरकार में कम हो रहा है। और यहाँ पे जो सिस्टम से काम हो रहा है, जो देश को आगे ले जाने का काम कर रहा है, जो हमारी देश आज दुनिया भर में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, वो ऐसे ही नहीं बनी है। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि देश को विश्वगुरु बनाना है, और उसी पथ पे जो चल रहे हैं, हम सभी उसी पथ पे चल रहे हैं। एक सिस्टम जो बनाया गया है, उसकी वजह से आज सबके आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सर, रही बात भ्रष्टाचारी की और उसकी, तो हाल ही में राम मंदिर चंदा चोरी केस जो सबसे ज्यादा अभी गर्माहट ले रहा है कहूँगा, उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार का दबाव कहो या मतलब सरकार का हाथ कहो, दबाव क्या कहूँगा मैं, सरकार का हाथ कहूँ, तो आपको लगता है कि कुछ इस तरीके की नहीं इन्वॉल्वमेंट? सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इस मंदिर कमेटी में, समिति में उनका कोई नाम नहीं है। वह एक व्यक्ति को, चंपत राय को मंदिर संभालने को दिया गया। मंदिर के ट्रस्टी में उनका नाम है, वो ट्रस्टी हैं, वो चला रहे हैं ट्रस्ट को। इसमें सरकार का कोई भी हाथ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति विशेष कोई भी गलत कार्य करता है तो सरकार और कानून, प्रशासन उसको सजा देने का कार्य करती है। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने एसआईटी का गठन भी किया हुआ है, जांच चल रही है। उन्होंने कहा है कि जब 500 वर्षों तक आपने इंतजार कर लिया राम मंदिर के बनने का, तो थोड़ा वक्त और इंतजार कर लें। ये सारे झूठ और सारी चोरी खुल के एक एक चीज सामने आएगी, और जो भी उचित कार्रवाई और सजा होगी उसमें कोई कसर भी नहीं छोड़ी जाएगी। बिल्कुल सर, उम्मीद तो यही है, क्योंकि राम मंदिर एक लोगों से, आस्था से जुड़ा हुआ सब मतलब विषय है, और उस पर इस तरीके का होना भी नहीं चाहिए। और उम्मीद है अगर किसी सरकारी आदमी का हाथ ना निकले इसमें, और किसी नेता का या किसी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ना निकले, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, क्या ये एक राजनीतिक पार्टी है या स्टूडेंट के हित की बात करने वाली पार्टी है या युवाओं के हित की बात करने वाली पार्टी है? नहीं, प्रयास तो इनका वही है, राजनीतिक दल में ही इनको आना है। ये कोई हित वाली बात नहीं कर रहे हैं। ये वही है जो गंगाधर ही शक्तिमान है।
आप इस बात को मान लीजिए कि गंगाधर ही शक्तिमान है। और ये वही लोग हैं जो कभी केजरीवाल जी की पार्टी में काम करते थे, उनके चाहने वाले थे, और आज जब उनकी पोल खुली है, उनके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है, तो वो दूसरे तरीके से, और जो ये महागठबंधन है, ये सपा, ये कांग्रेस और अन्य दल जितने भी हैं महागठबंधन में, ये इन सब की तरफ से फंडिंग हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि इनको फंडिंग भी बहुत करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई है। कौन फंडिंग दे रहा है? क्या छात्र फंडिंग दे रहे हैं इनको? कोई छात्र फंडिंग नहीं कर रहा है। इनको जो विपक्ष में जो हारे हुए अपने मुंह छुपा के किसी कोने में बैठे हुए हैं, ये सारे दल इनको फंडिंग कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, देश में बवाल लाओ, युवाओं को भड़काओ और उनको सड़क पे लाओ। इसके लिए और भाजपा की सरकार को गिराने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि देश की जनता, देश के युवा, छात्र सब समझ रहे हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। और आप देख लीजिए ना, जंतर मंतर पे कितने लोग रह गए थे। जोश जोश में आते हैं 100, 200, 500, 1000, और घंटे 2 घंटे में सबको समझ में आ जाता है। यहां तो जेएनयू वाले आजादी की मांग कर रहे हैं, हमें चाहिए आजादी। कौन सी आजादी? आजादी तो हमने 1947 में पा लिया, अब कौन सी आजादी की बात करें? तो जेएनयू को अलग से आजादी चाहिए। ऐसे कॉकरोच जनता पार्टी में वहां पे खड़े होकर के लोग आजादी मांग रहे हैं, और अपने लिंग की लेकर के भी लोग वहां पे अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। तो ऐसी बातें करने वाले लोग वहां पे बैठे हुए हैं। तो जो सच्चे छात्र हैं, जो अपने भविष्य को लेकर के इनके साथ आने की कोशिश कर भी रहे थे, वो भी उल्टे पांव मुड़ के जा चुके हैं। सबको समझ में आ गया है कि ये राजनीतिक मुद्दों को लेकर के अपना वहां जंतर मंतर पे धरना कर रहे हैं, और इनका छात्र के भविष्य को लेकर के कोई भी सपना नहीं है, कोई भी विजन नहीं है इनका। जो प्रतिभाशाली युवा हैं और जो सामर्थ्य हैं देश को बदलने के लिए, और उनका पलायन हो रहा है विदेश की तरफ, उनकी रुचियां विदेश की तरफ जाती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की एक नाकामी भी है, और या आप कहो कि सरकार इस चीज़ पर कम ध्यान दे रही है। जो हमारे चाहे बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट IIT IIM ले लो, उनके बच्चे पढ़ पढ़ के प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं अमेजोन, गूगल, बाहर की कंपनियों में ज़्यादा जा रहे हैं, और उनका कहीं ना कहीं मकसद ये रहता है कि इंडिया से बाहर निकलना और बाहर की तरफ पलायन करना। देखिए, जो आपने बात कहा, ये एक पास्ट है, एक भूतकाल है। पहले ऐसा होता था कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले अच्छे शिक्षण संस्थान हमारे देश में नहीं थे, और थे भी तो बहुत गिनती के थे। आज आप IIM और IIT की बात करें तो जो 2014 के पहले से संख्या थी और अब जो संख्या है, उनकी तुलना आप कर सकते हैं कि 100% से ज्यादा ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट जो संस्थान है IIT IIM जैसे, इनकी संख्या बढ़ी है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा छात्र अपने भविष्य उसमें बना सकें, और लगभग हर राज्यों में ऐसे बड़े संस्थानों को स्थापित किया गया है। तो सबसे पहले तो शिक्षा उन्हें अच्छी मिल रही है, और उसके बाद जब हम आते हैं रोजगार की, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि धीरे धीरे बड़ी कंपनियां जो FDI के माध्यम से हमारे देश में बाहर की कंपनियां आती हैं, इन्वेस्ट करती है, जिससे हमारे देश का ही रेवेन्यू जनरेट होता है, वैसी कंपनियों में हमारे युवा अब अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन लेकर के नौकरियां पा रहे हैं, ना कि अब वो देश के बाहर जा रहे हैं। बाहर की कंपनियों में जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन वो देश के अंदर ही काम कर रहे हैं। अब उनकी संख्या घटती जा रही है। अब अपने देश के युवा अपने ही देश के शिक्षण संस्थान में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने ही देश में नौकरी कर रहे हैं। 2014 के बाद भारत का आर्थिक विकास बहुत हुआ है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन उस आर्थिक विकास के बावजूद जो युवाओं में बेरोजगारी है और रोजगार नहीं है उनके लिए, तो इसका क्या समाधान है? जो देखो, कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट का एक वो भी रहता है कि बेरोजगारी, जो बेरोजगार होगा उस पर समय होगा रोजगार पे प्रोटेस्ट करने के लिए और उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। तो अगर रोजगार रहेगा तो किसी पे इतना समय नहीं रहेगा जो कि जंतर मंतर पे जाके प्रोटेस्ट करे, वो करे। ज्यादातर युवा वही हैं जो बेरोजगार हैं इस समय जंतर मंतर पे। तो इसका क्या समाधान है? आर्थिक व्यवस्था के बावजूद बेरोजगारी बढ़ना। नहीं, देखिए, अगर पहले के मामले अगर मैं आपको अब बताना चाहूँगा तो रोज़गार में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। जो बाहर की कंपनियां, अभी मैंने आपको बताया, जो बाहर की कंपनियां या अपने देश में भी जो फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, जो हम उत्पादन अपने देश में कर रहे हैं, अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं, इसकी वजह से रोज़गार की संख्या बढ़ रही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी देश का विकास और व्यापार सड़क मार्ग और जल मार्ग, वायु मार्ग से भी बढ़ता है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में सड़क मार्ग को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं श्री नितिन गडकरी जी, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हर तरफ सड़कों का जाल बनता जा रहा है और इससे हम सभी को फायदा होता है। व्यापार, कहीं भी यात्रा करना, ये सब कुछ सुगम होता जा रहा है और इसकी वजह से व्यापार बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां लग रही हैं, तो युवाओं को रोजगार भी अपने देश में ही मिल रहा है। अगर आप पुराने डाटा को निकाल करके देखें तो इस वक्त हमारे देश की जो प्रतिशत है वो कई गुना बढ़ चुकी है रोजगार देने में। तो अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी की जो वो व्यवस्था जो पहले थी कुव्यवस्था, अब वो रोजगार की व्यवस्था में बदल चुकी है। तो रोजगार की कमी मुझे नहीं लगता है कि अब हमारे देश में है। हाँ, कुछ युवा शक्ति हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगा कि कुछ युवा शक्ति हैं जो अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं स्किल्स डेवलपमेंट के, कई सारी प्रदेश सरकार, राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं निकाली गई हैं कि आपको लोन दिया जाएगा व्यापार करने के लिए, आपको स्किल्स डेवलपमेंट की कोर्स कराई जाएगी और ये सब निःशुल्क है। तो हमारे देश के युवाओं को भी चाहिए कि इस निःशुल्क योजना का फायदा उठाएं, स्किल्स डेवलपमेंट में आए, अपने हुनर को बढ़ाएं और अपना ही व्यापार लगाएं। सरकार इसके लिए बिना ब्याज के लोन भी दे रही है, बिना गारंटी के लोन दे रही है और उसमें भी सब्सिडी दी जाती है। इतना फायदा सिर्फ भाजपा की सरकार में ही दी जा रही है और मैं युवाओं को कहना चाहूंगा कि आप बेरोजगार ना रहें, आप इस चीज का फायदा उठाएं। क्या आपको नहीं लगता कि पिछली सरकार के मुताबिक इस सरकार में सुनने की क्षमता, या फिर आप कहो कि बिल्कुल ही विपक्ष खत्म करने के प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र को खंडन करने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसा आपको कहां से महसूस होता है कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है? हमारे देश का संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है और यह पहले भी था, आज भी है और भविष्य में अनंत काल तक यह देश लोकतंत्र ही रहेगा। अगर आप विपक्ष को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी कई प्रदेशों में विपक्ष है और बल्कि मैं तो कहता हूं आपको कि विपक्ष का होना जरूरी है। सरकार में बने रहने के लिए, काम करने के लिए विपक्ष का होना भी जरूरी है। विपक्ष है और वो अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर भाजपा की सरकार में काम ज्यादा हो रहे हैं तो लोगों का विश्वास बनता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो मंत्र है, इसी मंत्र के माध्यम से जो हमारी सरकार काम कर रही है तो जनता का भरोसा भी हम पर बन रहा है। और ऐसा नहीं कि हम विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास हम सबका रहता है कि सत्ता हमारी हो तभी सेवा हमारी होगी। सत्ता और सेवा दोनों हम साथ लेकर के चल रहे हैं ताकि देश को हम नंबर 1 पूरी दुनिया में बना सके। आज अमेरिका और चाइना लोग नाम लेते हैं, बड़े देश हैं, बहुत कुछ है, तो हम भी उसी राह पर हैं, हम भी विश्व गुरु बनने की राह पर हैं और कुछ ही वर्षों में आपको ये देखने को मिलेगा कि हम उन सबसे भी आगे निकल चुके हैं। विपक्ष की बात हुई तो आपके सबसे विपक्ष के चहेते नेता कहो, या फिर ऐसे विपक्ष के कौन नेता जिनका आप सम्मान करते हो निजी रूप से? बड़ा अजीब सा सवाल पूछा है आपने। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को पसंद किया जा सकता है, पार्टी के तौर पे तो नहीं, लेकिन मैं अगर कहूँ उस मामले में तो शशि थरूर जी, मैं उनको थोड़ा सा पसंद करता हूँ। उनके बात करने की शैली, उनकी स्पीच और विदेश नीति पे जो उन्होंने काम किया है, इन सब चीज़ों पे मैं उन्हें थोड़ा पसंद करता हूँ क्योंकि वो एजुकेटेड है और अच्छी बात करते हैं। ये अलग बात है कि वो एक ऐसी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं जिन्होंने देश को 70 वर्षों तक केवल लूटा है, देश का विभाजन करवाया था उन्होंने। लेकिन व्यक्ति विशेष की अगर मैं बात करूं तो मुझे शशि थरूर जी पसंद है, उनकी शैली, उनके कार्य करने के अंदाज को मैं पसंद करता हूं। अगर शशि थरूर जी को विपक्ष का चेहरा बनाया जाए, या अगर उनके अलावा भी अगर विपक्ष का चेहरा बदला जाए, तो आपको लगता है कि विपक्ष को सफलता हासिल हो सकती है? नहीं, अब तो जनता का भरोसा बिल्कुल उनसे उठ चुका है, सब कुछ खुल चुका है कि कांग्रेस ने क्या किया है। तो कांग्रेस को तो सत्ता में वापस आना असंभव ही माना जाए, क्योंकि अब जनता मौका दे करके क्या हासिल कर लेगी। जो इतने सालों तक हम अंधेरे में रहे और अब हमें रोशनी की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमें मिल रहा है जाने को, इसको कौन छोड़ना चाहेगा। आप उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से ताल्लुकात रखते हैं, आपका निवास स्थान गाजियाबाद में है। 2027
2027 का चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश हमेशा से वो राज्य रहा है जिसने सर्वाधिक प्रधानमंत्री देश को दिए हैं, और उनका खुद का प्रदेश का चुनाव आ रहा है, तो उसकी क्या रणनीति रहेगी इस बार पार्टी की? रणनीति साफ है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ही चेहरा हैं, ये बात ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया है। उनके नेतृत्व में ही 2027 का चुनाव फिर से लड़ा जाएगा और जीत तो तय है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सब ने योगी आदित्यनाथ जी के कार्य को देखा है। निष्पक्ष, निस्वार्थ जो वो निर्णय लेते हैं उस पर सब पूरी जनता खुश है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अगर मैं बंगाल चुनाव रहा, मैं बिहार चुनाव रहा, वहां पे भी जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आते थे तो लोगों में एक बड़ा अजीब सा जोश होता था, और बंगाल में तो देखते ही जोश बनता था। जब वो आते थे तो लोग उन्हें बुलडोजर बाबा कह के कहते थे कि बाबा अब हमारे यहाँ भी कृपा करो, हमारे यहाँ भी भगवा ले आओ, ताकि हमें ममता बनर्जी के इस कुशासन से मुक्ति मिले और बांग्लादेश जो हमारे बांग्लादेशी घुसे हुए हैं इन सब से हमें आज़ादी मिले। तो उनकी लोकप्रियता तो पूरे देश भर में फैली हुई है, और आप देखेंगे तो 2027 का चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी, ये तय है। कहीं ना कहीं जो एक बाबा का चेहरा या भाजपा का चेहरा मान लो जो मुस्लिम विरोधी बन गया है, तो उस पे आपकी क्या राय है? ऐसा कहाँ लिखा है? हमारे संविधान में लिखा है कहीं भी कि देश में मुस्लिम नहीं रह सकते? यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है, और यहाँ हर धर्म हर जाति के लोग जो भी यहाँ पे निवास करते हैं सबका देश है। तो ऐसा नहीं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कोई अलग से बात कही हो। उन्होंने उनका सम्मान किया है। एक मुस्लिम बच्ची आकर के अभी उनसे जब शिकायत करी थी शिक्षा के लिए, तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं देखा कि ये बच्ची मुसलमान है, बल्कि उनकी शिक्षा का भी इंतजाम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। लेकिन जो क्रिमिनल है उनकी आरती नहीं उतारेंगे, वो उन्हें 72 हुरों से मिलाने का काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भरपूर करते हैं और अच्छे से करते हैं। क्रिमिनलों का काल है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं को छोड़ा गया, हिंदुओं को भी भगवान के दर्शन कराए गए, और वो किसी भी धर्म के हो उनकी आत्मा को मुक्ति उन्होंने दिलवाया है जो गलत है, जो क्रिमिनल है। साथ ही में उत्तर प्रदेश का विपक्ष अखिलेश यादव और पीडीए, वो भी काफी जोरों शोरों से इस बार अपनी रणनीति बना रहे हैं, और काफी प्रयास है इस बार उनका भी। पीडीए तो एक समझ लीजिए आप, एक बस धांधलीबाजी कर रहे हैं ये समाजवादी वाले लोग। परिवारवादी में इनके तो परिवार के ही आधे से ज्यादा लोग सांसद, विधायक, मंत्री पाए जाते हैं, और इनके बाबूजी के बाद ये खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। क्या आपने देखा भाजपा में ऐसा हुआ? इस बार भाजपा में आपने देखा 45 वर्ष के बिहार से आदरणीय नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। क्या वो हमारे शीर्ष नेतृत्व के किसी परिवार से बिलोंग करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इनमें तो वही है, ये पीडीए का जो अलाप रहे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सबसे ज्यादा टॉर्चर, सबसे ज्यादा शोषण जो है इनकी सरकार में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ किया गया है। और आज इन्हें ये चेहरे याद आ रहे हैं जब इसी पीडीए ने इनको वोट नहीं किया, इनको हरवाने का काम किया, तो आज ये इनको याद कर रहे हैं, इनको प्रलोभन दे रहे हैं। जनता सब जानती है, अब बताने की जरूरत नहीं है। ये पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक कभी भी इनको मौका नहीं देंगे। और अब क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के झंडे को लेकर लोग कहते हैं कि समाजवादी का झंडा जाना पहचाना गुंडा, ऐसी बातें हैं। तो कौन नहीं जानता? आगरा में मेरे एक जानने में पुलिस में है, वो मुझे बता रहे थे कि अगर भाजपा के कार्यकर्ता आते हैं तो बड़े सम्मान के साथ वो बातचीत करते हैं। हमारी पार्टी ने संस्कार सिखाया है, अनुशासन सिखाया है, हम किसी के साथ दबंगई नहीं करते हैं, हमें एक अच्छी बात करने का सलीका सिखाया गया है। लेकिन वो बता रहे थे कि अगर समाजवादी के लोग आए तो हमें टेंशन सी होती है कि ये गुंडई करेंगे, ये बदमाशी करेंगे, ये 20, 50, 100 लड़कों को ले आएंगे और वहां पे तमाशा करेंगे, तोड़फोड़ मचाएंगे। ये इनकी इमेज बन चुकी है, ये छवि है इनकी कि समाजवादी के लोग जहां पहुंचे सिर्फ और सिर्फ गुंडई होती है। अभी आपने सुना होगा कई ऐसे असामाजिक लोग कहते हैं जब पुलिस उनको पकड़ती है उनके गलत कामों के बाद, यहां तक कि ट्रैफिक का चालान भी अगर किया जा रहा है तो ये लोग कहते हैं आने दो हमारी सरकार को, हम तुम्हें बताएंगे। एक वर्दी में जो पुलिस वाला खड़ा है उसको धमकी दी जा रही है,
आने दो हमारी सरकार। कौन सी सरकार आने वाली है? एक ही सरकार का तो इंतजार कर रहे हैं ये गुंडों की सरकार। एक ही सरकार है जिसका इंतजार ये कर रहे हैं, आने दो हमारी सरकार तो इन्हें बताएंगे हम। और ऐसे ही वीडियोस को देख करके, ऐसी चीजों को देख करके यहाँ की जनता ने बिल्कुल तरीके से नकार दिया है समाजवादी पार्टी को कि इनको नहीं आने देना है, वरना ये 4 गुंडे पूरे प्रदेश को खा जाएंगे। तो ये पीडीए का राग अलापने से कुछ फायदा इनका नहीं होने वाला। आजकल जो राजनीति का स्तर और जो राजनीति रह गई है वो सिर्फ जन्मदिन में जाना, 13वीं में जाना, बच्चों के मुंडन, जन्मदिन उस तक रह गई है, और दुकानों का उद्घाटन करना, फीता काटना। तो अगर आपको मौका मिलता है जनप्रतिनिधि बनने का, तो क्या आप भी इस तरीके की राजनीति को मानेंगे या आपके कुछ अलग सोच है राजनीति को लेके? नहीं, देखिए, अगर मुझे जनप्रतिनिधि बनने का अवसर प्राप्त होता है तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं बाकी नेताओं की तरह दिखने के बजाय जो हमारे क्षेत्र की जनता है उनके प्रति मेरी जवाबदेही ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इस मामले में मैं 3 बिंदुओं पे, 3 बातों पे मुख्य रूप से बिल्कुल फोकस करना चाहूँगा। और मैं 3 मुख्य बात आपको बताना चाहूँगा जो मेरी कार्यशैली होगी। सबसे पहले कि मेरी उपलब्धता। ये ज़रूरी नहीं है कि जनप्रतिनिधि केवल चुनाव के समय ही लोगों के बीच आए जाएं, उनसे मिले, बल्कि मैं हमेशा चाहूँगा कि जनता के बीच में अपने आप को पाऊँ। लोग, जो भी हमारे क्षेत्र की जनता है, वो मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सके, मुझे अपनी समस्याएं बता सके और उनकी समस्याओं का समाधान सीमित समय में उनके समाधान करके मैं उनको दे सकूं। तभी उनके काम, जो भी परेशानी है, वो सफलतापूर्वक दूर की जा सकती है। दूसरी बात मेरी जवाबदेही होती है, मेरी अकाउंटेबिलिटी होती है। कोई भी कार्य को जब मैं पूरा कर पाऊंगा तो जनता के बीच इस बात को मैं रखूंगा कि यह कार्य पूरा हो चुका है। और कोई भी प्रस्ताव अगर विलंब हो रहा है किसी भी कारण से, तो उस विलंब के कारण के साथ मैं पूरी डिटेल्स जनता को बताऊंगा कि इसमें विलंब हो रहा है और इसमें इतना समय लगेगा, इतने समय के बाद यह कार्य भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि जनता को पूरा अधिकार है अपने जनप्रतिनिधि के रिपोर्ट कार्ड को देखने का कि क्या कार्य मैंने करवाया है और क्या कार्य आगे होने वाले हैं। और तीसरी बात होगी, राजनीति से ज्यादा समाधान पे मैं काम करना चाहूंगा। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के बजाय मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, व्यवस्था, साधन, यातायात, बुजुर्गों का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के लिए अवसर, इन सब पे कार्य करके ठोस परिणाम देने का प्रयास मेरा पूरा रहेगा। और मेरी कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि मैं कोई भी निर्णय अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से लेकर के, वरिष्ठ नागरिकों से लेकर के, महिला, युवा और जो भी प्रबुद्ध लोग होंगे, उनसे समझते हुए, उनसे चर्चा करते हुए मैं किसी भी निर्णय को लूंगा, ताकि कोई भी निर्णय मेरे क्षेत्र के लोगों के हिसाब से हो, उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए हो। और इस प्रकार के निर्णय को जब मैं लेता हूं तो हमारे क्षेत्र का विकास अवश्य होता है। आपके लिए जनता का अर्थ क्या है? जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। और आज हम अगर राजनीति में सेवा देना चाह रहे हैं, अपने देश की सेवा देना चाह रहे हैं, तो वो जनता ही है जिनके लिए हम ये सब काम करना चाहते हैं। हमारे देश की जनता ही है जो हमारे देश का नाम रोशन करने का कार्य करती है। और जनता ही है जो देश की आर्थिक व्यवस्था से लेकर के सारी व्यवस्थाओं में उनका पूरा योगदान होता है। अब सर एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां सरकार को और बेहतर काम करना चाहिए। साउथ इंडिया। युवाओं के लिए एक सलाह। युवाओं के लिए सलाह मैं देना चाहूंगा कि वो अपने आप को स्किल्स डेवलपमेंट करे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और व्यापार या रोजगार में अपने आप को शामिल करे, खाली कभी भी ना बैठे। अगर आज आपको आज की डेट में कोई व्यापार चालू करना होता तो आप कौन सा व्यापार चुनते? किसी भी प्रकार के उत्पादन का व्यापार शुरू करे, क्योंकि इससे हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है और हमारी करेंसी भी मजबूत होती है। व्यापार को लेके सरकार की कोई नीति और कई योजनाएं हैं। स्टार्टअप के नाम से उन्होंने कई फंडिंग दे रखी है, जिसमें बहुत न्यूनतम दर पे ब्याज दी जाती है, बिना कोलेट्रल, बिना किसी सिक्योरिटी की दी जाती है। इस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाती है। मैंने उस पर बहुत काम भी किया था। यहाँ भी युवाओं को वह लोन दिलाने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन होता है, प्रदेश सरकार की तरफ से योजना है। और उसमें कोई भी ब्याज नहीं देना होता है, कोई भी गारंटर नहीं देना पड़ता है और उसमें सब्सिडी भी दी जाती है। अच्छा, सरकार 5 लाख रुपए देती है युवाओं को अपना व्यवसाय चालू करने? बिल्कुल, बिना किसी इंटरेस्ट बिना किसी इंटरेस्ट के। एआई अवसर या चुनौती? दोनों है।
अवसर है, क्योंकि जब जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो देश दुनिया आगे बढ़ती है, हमारे काम बहुत तेज़ी से होते हैं। चुनौती यह है कि ये ऑटोमेटिक रोबोटिक मोड पे चलते हैं और इसमें एम्प्लॉयमेंट घटने की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन हमारे कुछ विशेषज्ञों ने ये भी कहा है कि एआई आने के बाद से रोजगार के बढ़ने के अवसर भी हैं, और अभी युवाओं को चाहिए कि एआई टेक्नोलॉजी में अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करें और एआई टेक्नोलॉजी के साथ ही आगे बढ़ें। तो जो चुनौती है इसको भी हम अवसर में बदल सकते हैं। आपकी पसंदीदा पुस्तक जो आप लोगों को रिकमेंड करेंगे? रिच डैड पुअर डैड। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत? हमारा संगठन, हमारे संस्कार। सत्ता या सेवा? सेवा सर्वप्रथम, लेकिन सेवा करने के लिए हमें सत्ता में आना जरूरी है, तभी हम सत्ता को ठीक तरीके से चला पाएंगे। एक व्यक्ति जिससे आप सबसे अधिक प्रेरित हों अपने जीवन में? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी को एक शब्द में डिस्क्राइब कीजिए। देश का पुत्र। केजरीवाल? आए थे अच्छे विजन से, नाम अन्ना हजारे जी का लेकर के, लेकिन मन में कुछ और था और अंत में कर गया भ्रष्टाचार। राहुल गांधी? अब क्या ही कहना राहुल गांधी के बारे में। उम्र होती जा रही है, लेकिन उनके मैच्योरिटी के तो लेवल आप सबको पता है। अखिलेश यादव? सिर्फ गुंडई। एजुकेशन भले ही उन्होंने बाहर से की हो, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर वही उत्तर प्रदेश में गुंडई और गुंडों को आगे बढ़ाना, और वही उनके कार्यकर्ता कि हमारी सरकार आने दो, हम तो गुंडई को चरम पे पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने का, और उनके 12 साल पूर्व हो गए, तो इस पे आपकी क्या राय है और क्या आपका मतलब पार्टी का और मोदी जी का क्या विजन है इस पे? 12 साल में आप सबने देखा कितना बदलाव आया। पहले कुव्यवस्था थी, अब व्यवस्था ही व्यवस्था है। पहले अशिक्षा थी, अब चारों तरफ शिक्षण संस्थान है। पहले तंबू थे और अब भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर है। पहले तुष्टिकरण की राजनीति थी और अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी शिक्षा नीति में भी बदलाव आया है, आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने जब बचपन में अपनी पढ़ाई की स्कूलों में, तो हमारे स्कूल की किताब में बताया गया कि अकबर महान था, औरंगजेब महान होता था, शाहजहां महान था, उन्होंने ताजमहल बनाया, किसी ने लाल किला बनाया। ये हमने पढ़ा क्योंकि कांग्रेस की सरकार में किताबों में इन्हीं को पढ़ावाया गया और हमें पता चला यही महान थे। इन्होंने कहीं लिखा ही नहीं महाराणा प्रताप महान थे, इन्होंने कहीं लिखा ही नहीं कि छत्रपति शिवाजी महाराज महान थे, उन्होंने देश के लिए जान दिया। तो इनकी किताबों में मुगलों के ही व्याख्यान किया गया। हमारे देश के जो जिन्होंने बलिदान दिया उनका कोई स्वतंत्रता सेनानी का कोई भी व्याख्यान नहीं किया गया। तो इनकी सरकार में जो शिक्षा मंत्री भी जो थे, मौलाना साहब ने भी सब उलट पलट के रख दिया था। लेकिन आज हमें पता चल रहा है, जब हम बड़े हो गए, अब हमारे बच्चे पढ़ते हैं कि देश की असली स्वतंत्रता सेनानी कौन होते थे। कांग्रेस की सरकार में जैसे फर्नीचर को दीमक नीचे से खाता है और ऊपर पता नहीं चलता और एक दिन भरभरा के पूरा फर्नीचर गिर जाता है, हमारे देश की स्थिति वही हो चुकी थी। दीमक की तरह कांग्रेस ने देश को खाया हुआ था और हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम किस अंधकार की गली में जाते जा रहे हैं। ये तो सही रहते समय भाजपा की सरकार देश में आई और सारे दीमकों पे कीटनाशक दवा डाल करके कांग्रेस के सारे दीमकों को खत्म करके देश को मजबूत बनाने का काम जो है भाजपा की सरकार ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज देश ऐसा मजबूत है कि कोई भी दीमक और कोई भी कीड़ा हमारे देश को कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एक सबसे बड़ा सवाल और जो पूरे देशवासियों के मन में है और आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, मोदी जी के बाद कौन? देखिए, मोदी जी के बाद कौन, हम तो सब लोग यही चाहते हैं कि आजीवन मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि उन्होंने जो देश को दिया है वो शायद हमने पहले कभी पाया नहीं और आगे क्या होगा ये हमें नहीं पता। लेकिन ये हमारा शीर्ष नेतृत्व ही निर्णय लेता है कि जब वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे तो उनकी जगह कौन होगा। तो इसके बारे में अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व उचित निर्णय लेते हैं और वही बताएंगे कि हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद है आगे फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये पॉडकास्ट देखने के लिए। भावांजलि में हमने आज हमारे मुख्य अतिथि रहे श्री राजेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी सह प्रभारी ओबीसी मोर्चा के। तो ऐसे ही जुड़े रहिए और प्यार दीजिए भावांजलि को
और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।